एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राम गोपाल सिंह और हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स के एक टॉपिक की। और हमारी बातचीत में आज जो टॉपिक है वो है वॉन्डर वॉल इक्वेशन। हम लोग बात करने वाले हैं वॉन्डर वॉल इक्वेशन की। वॉन्डर वॉल इक्वेशन। वॉन्डर वॉल कौन थे? वॉन्डर वॉल एक फिजिसिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1873 के करीब अपनी पीएचडी थीसिस जब वो कर रहे थे तब उन्होंने एक एक तरह से एनालिसिस की थी कि जो रियल गैसेस होती हैं वो कैसे आइडियल गैसेस से किस तरह से उनके व्यवहार में अलग होगा। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की है कि जो आइडियल गैसेस होती हैं उनमें कुछ बड़ा ही अजीब सा माना गया, कुछ बड़ा ही यूनिक सा बिहेवियर माना गया जो कि सामान्य रूप से हम देखने में नहीं पाते हैं। हालांकि उनको डेवलप करना उस समय ज़रूरी था क्योंकि वो एक पहला कदम था गैसेस को समझने के लिए किसी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करने का। तो वो शुरुआती कदम ज़रूरी था और शुरुआती कदम विचारों पे था। मतलब पहले तो ये विचार एक्सेप्ट हो कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब फिजिकल क्वांटिटी हैं, गैस होती है, गैस के अंदर कुछ गुण होते हैं, उन गुणों को समझने के लिए हमें कुछ मानना पड़ता है। तो बिल्कुल शुरुआत थी। जब वो चीज़ें लोगों ने मानी तो फिर अगला कदम आया कि चलो जो हमने माना था, जो अजम्पशंस किए थे, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करते हैं। ठीक है, इससे शुरू में हम आप लिखना शुरू करते हैं तो ए कैसा बन रहा है, बी कैसा बन रहा है, सी कैसा बन रहा है। बहुत ज़्यादा हमारा जोर ए बी सी के स्ट्रक्चर पे नहीं होता है। हमारा जोर ये होता है कि बच्चा सही से पेंसिल पकड़ना सीख जाए, उसके उंगलियों में इतनी ताकत आ जाए, इतनी सलाहियत आ जाए कि वो चीज़ों को पकड़ पाए, वो ज़रूरी होता है। उस समय हमारा ध्यान इस बात पे होता है कि चलो पकड़ में तो आई पेंसिल, उसको तरीका तो आया। ए बी सी कैसे बन रही है, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, दैट इज़ ओके। लेकिन जब एक बार हमारी वो पकड़ मजबूत हो जाती है फिर हमारा ध्यान जाता है कि अब ये जो स्ट्रक्चर ए बी सी डी बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं। यही सोच हमारी यहाँ पर भी थी कि आइडियल गैस इक्वेशन डेवलप की गई एक शुरुआती चरण में, फिर उसकी रियल सिचुएशंस को देखा गया। देखो, ऐसा हो रहा था कि जिस समय ये सब डेवलपमेंट हो रहा था तो 1856, 1857, 1860 ये वो ज़माना था जब उन पश्चिमी देशों में ये सारी बातें चल रही थी। चाहे एक तरफ मैक्सवेल हो, चाहे क्लासियस हो, ये सब लोग जो थे ये सब एनालिसिस कर रहे थे, तमाम तरह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे थे। वो ये बात कर रहे थे कि गैस को हम मान सकते हैं कि छोटे छोटे पदार्थ से, बहुत बड़े मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर किसी से मिलकर बने, कोई इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होता है। जो गैस मॉलिक्यूल जो मानते हो या गैस एटम जिसको आज की डेट में हम कह रहे हैं, इनका अपना एक आकार होता है, इनका अपना स्ट्रक्चर होता है। इस तरह की बातें बताई जा रही थी, इस तरह की बातें सोची जा रही थी। तो उन्हीं सारी बातों को लेकर के एक तरफ एंड्रयू अपना प्रयोग कर रहे थे, दूसरी तरफ कहीं और दूसरी जगह पर आपके जो वॉन्डर वॉल थे ये अपना थ्योरी डेवलप कर रहे थे। तो ये लगभग दुनिया के अलग अलग कोनों में एक साथ होने वाली घटनाएं थी जिनके करने वाले लोग अलग अलग थे, शायद वो आपस में जुड़े नहीं थे, लेकिन उनका मकसद एक ही था कि गैस को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वॉन्डर वॉल की उस नज़र की तरफ जिससे उन्होंने सोचना शुरू किया। सबसे पहले आपको वॉन्डर वॉल टॉपिक, इट इज़ जस्ट नॉट अ टॉपिक। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा डेरिवेशन पूछा जाता है। इसको सिर्फ ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो कि वॉन्डर वॉल ने जब ये सब किया होगा तो उन्होंने क्यों किया, उनके पीछे उनके सामने समस्या क्या थी, उनको करना मकसद क्या था उनके सामने कि वॉन्डर वॉल इक्वेशन को डिराइव किया जाए। भाई कोई मकसद रहा होगा ना। तो मकसद क्या था तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखें तो मैंने एक बार जिक्र किया था कि अगर आपके पास एक मान लीजिए सिलेंडर है, आपने उसके अंदर एक ढक्कन रखा, ढक्कन के ऊपर एक लीवर लगा दिया ताकि आप इस ढक्कन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो एक तरह से पिस्टन की तरह से हो गया। और बॉयल्स का लॉ है जो ये कहता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो आप जब इसको दबाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने का मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पे वजन रख दिया, यहाँ पे आपने बांट रख दिए, आपने जितने बांट रखे उसी हिसाब से इस पर दबाव बढ़ा और ये पिस्टन नीचे की तरफ खिसकता चला जा रहा है। जब खिसकता जाएगा देखो इतना वॉल्यूम कम हो गया, और वजन रख दिया आपने इस पर, और वजन रख दिया तो पिस्टन यहाँ तक आ गया, आपका वॉल्यूम और कम हो गया। तो ये थ्योरी ये कहती है कि अगर पिस्टन को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा ले जाओगे प्रेशर को तो वॉल्यूम आपका जीरो हो जाएगा। पर वास्तविकता में ऐसा तो नहीं होता।
वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता में क्या होता है कि जब हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा भी कंप्रेस कर देते हैं तो भी वो अपना कुछ ना कुछ आकार रखती है। अगर वो फ्लूइड हो गई, जैसे कि एंड्रयू ने देखा था, अगर वो पानी में बदल गई, द्रव्य रूप में आ गई, तो फ्लूइड फॉर्म में आते ही उसका एक ऐसा वॉल्यूम आ जाएगा जिसको कि फर्दर कंप्रेस करना संभव नहीं हो पाएगा, एक तरह से वो इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है कि जो आपने फॉर्मूला लिया है PV इक्वल टू nRT, अब मान लो n की वैल्यू अगर 1 है तो P बराबर RT अपॉन V। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि कभी भी, अब इवन अगर आप ऐसे कर दो, अगर आप वॉल्यूम को देखो RT बाई P, तो हम ये देख रहे हैं कि प्रेशर को बहुत 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 ज़्यादा करने के बावजूद भी, यानी कि प्रेशर को इनफाइनाइट करने के बावजूद भी वॉल्यूम जो होता है वो जीरो नहीं होता। इनफाइनाइट मतलब हमारे मशीनों की क्षमताओं में जितना प्रेशर हम कर सकते हैं उतना करने के बावजूद भी हमारे सिस्टम में वॉल्यूम जीरो नहीं होता, कुछ बचा रह जाता है। कितना बचा रह जाता है? थोड़ा सा बचा रह जाता है। तो जब आप यहाँ बहुत सारा प्रेशर लगा देते हो तब भी क्या देखते हो, इतना वॉल्यूम तो यहाँ पर बचा ही रह गया। अब इस वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, मान लो हमने B मान ली। अब ये B क्या है हम लोग आगे वंडर वॉल इक्वेशन के टर्म में दिखाएंगे, पर ये B मान लिया। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि जब आप P को इनफाइनाइट भी कर दोगे तब भी V की वैल्यू B के बराबर तो रहेगी ही। यानी मान लीजिए आपने अपने तरफ से जितना प्रेशर लगा सकते थे लगा दिया, जितना लगा सकते थे लगा दिया, जितना लगा सकते थे लगा देने के बाद इतना वॉल्यूम बचा, यानी आपके हिसाब से P इनफाइनाइट हो गया तो ये पूरा टर्म तो जीरो हो जाना चाहिए था। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो, लेकिन फिर भी एक वॉल्यूम यहाँ पर बचा रह गया, ये रेसिडुअल वॉल्यूम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे कहें RT अपॉन P, इसको इधर ले आएँ तो हो जाएगा V माइनस B, तो हो जाएगा RT बाई P। तो आपने देखा कि आपका आइडियल गैस के बिहेवियर में जितना वॉल्यूम हम मानते थे उस वॉल्यूम में से थोड़ा सा आपको माइनस करना पड़ेगा। ये जो माइनस कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअल प्रयोग जब आप करते हो तो आप देखते हो कि वॉल्यूम असल में जीरो नहीं होता है, एक ऐसी स्टेट आ जाती है उससे कम पर पिस्टन नीचे नहीं जाता, यानी B कभी भी जीरो नहीं जाता है। तो इसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। तो आपका फॉर्मूले में आप वॉल्यूम की जगह पर V माइनस B को रखना पड़ेगा। B इज समथिंग विच इज स्टिल इन द ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और ठीक करो, जैसे P आ गया, P बराबर क्या हो गया RT अपॉन V माइनस B। अब देखो दो स्थितियां हैं, एक सिचुएशन आपने कही थी आइडियल गैस के लिए RT अपॉन कितना था, V था, RT अपॉन V थी, तो यह आपका आइडियल गैस का था और यह आपका आइडियल वॉल्यूम था। रियल में क्या होता है, रियल में एक रेसिडुअल वॉल्यूम रह जाता है। तो यानी कि अब आपका जो प्रेशर निकलेगा वो RT बराबर V माइनस B हो जाएगा। आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर घट गया तो अगर जब ये घट जाएगा तो देखो ये घटेगा, पहले V था, V में से कुछ घट गया, तो अब जो फैक्टर आएगा RT बाई V का, यहाँ मान लो RT बाई V की वैल्यू यहाँ पर आ रही थी 100, अब चूंकि V में से कुछ कम हो गया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मान लो 120। हम नंबर की बात करें, हम अभी केवल नंबर की मैथ की बात कर रहे हैं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके घटने से कोई नंबर आ गया और आपको पुराना वाला यही वाला P चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप इसमें से कुछ ना कुछ घटाओगे। यानी अगर इसकी वैल्यू 120 आ गई है और आपको यही P चाहिए, अगर आपको 100 ही चाहिए तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। अब जो घटाना पड़ेगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसकी डायमेंशन भी यही प्रेशर वाली होगी। भाई ये प्रेशर है, अगर ये प्रेशर है तो इक्वल टू इधर अगर प्रेशर है तो इस पूरे यूनिट की डायमेंशन भी प्रेशर की होगी और जो घटाओगे वो भी प्रेशर ही होगा। तो हम देखेंगे दो करेक्शन यहाँ पर हम देखेंगे। तो वॉन्डर वॉल ने इस तरह से सोचा, अपनी डायरी में लिखा, अपने मोनोग्राफ वगैरह में लिखा कि अगर हम ये सोचें, और उनको क्लू कहाँ से मिला, उनको आइडिया कहाँ से मिला, इस तरह सोचना चाहिए। पहला आइडिया उन्होंने तो ये निकाला कि हम ये क्यों माने कि कोई एटम जो होता है उसका कोई आकार नहीं होता, एटम का भी अपना कुछ साइज होता होगा। इसीलिए जब हम कंप्रेस करते हैं तो सारे एटम इकट्ठा होकर के एक मिनिमम जगह तो घेर ही लेते हैं, उस जगह से कम जगह तो आपको उपलब्ध होगी ही नहीं, चूंकि एटम तो वहाँ पर ही हैं। तो काइनेटिक थ्योरी के
करेक्शन करते हुए उन्होंने पहला बात तो ये कहा कि भाई एटमों का अपना, मॉलिक्यूलों का अपना कुछ आकार होता है और उस आकार की वजह से उन्होंने पहला करेक्शन किया। उसके बाद जब आप आकार मानते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रेशर होता है वो इस फैक्टर के कम होने की वजह से ज़्यादा हो जाता है मैथ के रूल के हिसाब से, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल में है। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं एक प्रेशर का टर्म माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका पुराना प्रेशर का टर्म आएगा। एक तो ये लॉजिक था। दूसरा लॉजिक ये था कि एक तरफ उन्होंने एटम का साइज फिक्स कुछ माना, तभी पहला करेक्शन किया। दूसरा उन्होंने इंटर एटॉमिक फोर्स के बारे में बात की। ये इंटर एटॉमिक फोर्स भी काइनेटिक थ्योरी में नहीं मेंशन है। फिर सवाल आता है कि ये इंटर एटॉमिक फोर्स का आइडिया क्या बिल्कुल नया आइडिया था, क्या बिल्कुल पहली बार वंडर वॉल के केस में आया था? तो जवाब इसका मिलता है नहीं। वंडर वॉल से पहले एक मैथमेटिशियन, एक फिजिसिस्ट, एक बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है लैप्लास। तो लैप्लास के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब आप कैपिलरी पढ़ते हो तो कैपिलरी में लैप्लास इक्वेशन आती है। कैपिलरी की जो पूरी थ्योरी थी जहां वो कॉन्टैक्ट एंगल बनता है, तो उसके बारे में लैप्लास की एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी, लैप्लास की थ्योरी ही आप पढ़ते हो। तो लैप्लास ने जब अपनी वो, आपने पढ़ा होगा कि जब कांच और पानी मिलता है तो एक तरह से कोहेसिव फोर्स, अडहेसिव फोर्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ये फ्लूइड में लैप्लास में पढ़ाया जाता है। तो वो कॉन्टैक्ट का शेप होगा वो कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स होगा, और कैसे कैपिलरी ऊपर चढ़ती है पानी कैपिलरी में, ये सारी थ्योरी लैप्लास के साथ थे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाला सारा थ्योरी लैप्लास के था। लैप्लास अपनी थ्योरी को जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्होंने फ्लूइड के मॉलिक्यूलों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स माना था। उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का एक डायग्राम बनता है। तो जो वंडर वॉल थे उन्होंने लैप्लास की वो थ्योरी पढ़ी थी। उन्होंने उस थ्योरी, उस अट्रैक्शन फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट जो कि फ्लूइड के केस में लैप्लास ने यूज किया था, उसको वंडर वॉल ने गैस केस में यूज किया। उन्होंने कहा गैस में भी तो ऐसा हो सकता है कि गैस के मॉलिक्यूल भी आपस में एक तरह का बल लगाएं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाएं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कैसे वैज्ञानिक विचार उत्पन्न करते हैं, कैसे विचारों को समझते हैं। एक व्यक्ति की सोची गई सोच को फिर दूसरा व्यक्ति जब अपने फील्ड में उसको अप्लाई करता है तो बिल्कुल नए तरह के रिजल्ट होते हैं। विज्ञान ऐसे ही डेवलप होता है, एक दूसरे कामों को देख करके, एक दूसरे कामों को समझ करके, एक दूसरे काम को पढ़ करके। तो वहाँ पर करेक्शन जो होता है इंटर एटॉमिक फोर्स करेक्शन होता है। उससे इंटर एटॉमिक फोर्स के करेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, लैप्लास कि उस काम को मद्देनजर रखते हुए वंडर वॉल अपना दूसरा करेक्शन करते हैं। तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई है पूरी, जो एक्चुअल घटना है एक ज़माने की, कि वंडर वॉल ने 2 करेक्शन कंसीडर किए रियल गैस इक्वेशन बनाने में। पहला करेक्शन तो उन्होंने ये माना कि हम ये माने कि जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं इनका आकार 0 नहीं होता, या ये आकार विहीन नहीं होते, इनका अपना एक आकार होता है। इन मॉलिक्यूलों के अपने आकार होने की वजह से ये कुछ ना कुछ एक वॉल्यूम घेरते हैं, जिसको कंबाइंड फॉर्म में रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ बी पे दिखाया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि इन गैस मॉलिक्यूलों के बीच में एक इंटर एटॉमिक फोर्स भी होता है, और वो जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है उसकी वजह से इनके द्वारा कंटेनर, यानी जिसके अंदर ये कैद है, उसकी उस बर्तन की दीवारों पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन, ये 2 करेक्शन हैं जो लैप्लास बताते हैं, और इन्हीं 2 करेक्शन को इंक्लूड करने के बाद हमारे पास लैप्लास इक्वेशन फॉर रियल गैसेस आ जाती है। और आगे जाके हम लोग देखेंगे, हमारी थ्योरी हमारे टॉपिक का हिस्सा होगा, कि हालांकि लैप्लास की थ्योरी को समझना मोटिवेशन था, उसको अप्लाई करना मोटिवेशन था, लेकिन देखा यह गया कि वंडर वॉल की थ्योरी एंड्रयू का जो कर्व, जो एंड्रयू ने करीब 1869 में, करीब 4 साल पहले लैप्लास से जो प्रयोग किए थे, उसको भी एक्सप्लेन कर ले जा रहा है। तो वंडर वॉल का जो इक्वेशन था उसने काइनेटिक थ्योरी में करेक्शन भी करके, वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन करके एक नई इक्वेशन बनाई, नई इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाई। और साथ ही साथ ये जो नई इक्वेशन ऑफ स्टेट थी ये एंड्रयू कर्व को थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर ले जा रही थी। और क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं, और क्रिटिकल कांस्टेंट्स यानी क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, इनका फॉर्मूला भी उन्होंने निकाल के दिया। तो एक बड़ी ही सक्सेसफुल थ्योरी थी, एक बड़ी ही सफल थ्योरी हम कह सकते हैं वंडर वॉल गैस थ्योरी थी।
इसीलिए ये हिस्टोरिकली भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इस थ्योरी को आपको इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में फुल लेंथ क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछी जाती है। तो ये दोनों ही नज़रिए ज़रूरी हैं इस थ्योरी को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए मेरे ख्याल से मोटिवेशन आपको मिल चुका होगा। वाई Laplace equation, why van der Waal equation was developed, how van der Waal think about this equation और किन किन लोगों की सहायता से किस तरह की सोच को अडॉप्ट करते हुए वो इस इक्वेशन तक पहुँचे। चलिए अगला जो हमारा क्लास होगा, अभी तो ये बहुत ही शॉर्ट क्लास था जस्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस आइडिया, दिस बेसिक आइडिया to why van der Waal equation is important and how van der Waal equation was started। ठीक है, अगले में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे, आपको थ्योरी लिखवाएंगे कि van der Waal इक्वेशन को हम कैसे डिराइव कर सकते, कैसे उसको कंसेप्चुलाइज कर सकते। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।